आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 9th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इसमें हम कार्बन की प्रॉपर्टीज और उसके कौन कौन से कंपाउंड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 9th लेक्चर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन के बारे में। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और साथ में ही इसमें 6 न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। इसका मास नंबर की बात करूं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दे तो इसका मास नंबर बनता है 12। कार्बन का जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 यानी कि 12। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। इसके जो K वाले उसमें 2 एलिमेंट जुड़ेंगे, फिर L वाले में कितने जुड़ेंगे? 4। इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 and 4। बैलेंसी होती है इसकी 4। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितने एटम जोड़े जा सकते हैं? 8। कितने एटम जोड़े जा सकते हैं? 8। L वाले जो सेल होता है, जो KLMN हमारा सेल होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े जा सकते हैं और इसमें कितने भरे होते हैं? 4। इसीलिए इसमें जो 4 खाली होते हैं उसको कहा जाता है बैलेंसी। तो जो जगह खाली होती है वो बन जाती है इसकी बैलेंसी, इसीलिए इसे कहा जाता है टेट्रावैलेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कार्बन की। फिर अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है? मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कार्बन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म में या आसपास के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। अब जो फ्यूल हम यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं या कोयला यूज करते हैं, वो सब किससे बनते हैं? कार्बन से। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज ईटीसी कंटेन कार्बन। प्लास्टिक्स है कार्बन। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो जरूरी, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब किससे बने होते हैं? कार्बन से। साथ में ही जो प्लास्टिक हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक भी किससे बनी होती है? कार्बन से, क्योंकि वो कार्बन का एक पॉलीमर होता है। फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर आगे यूनिकनेस इन कार्बन। सबसे बड़ी यूनिकनेस होती है कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स को बना सकता है। कार्बन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड को बना सकता है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन नॉन कार्बन कंपाउंड्स। अब हमारे जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम का कंपाउंड हो गया, जिंक का हो गया, या दूसरे एलिमेंट जितने भी कंपाउंड बनाते हैं उससे कई गुना ज्यादा कार्बन के कंपाउंड इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूज कंपाउंड को बना सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसे एक स्पेशल ब्रांच के तौर पर स्टडी किया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको एक स्पेशल ब्रांच में रखा गया है जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानी जाती है। They can bond together to form very long durable chains that can have branches or rings of various sizes and often contain thousands of carbon atoms। अब ये बहुत सारे कार्बन से मिलकर एक लंबी चेन बना सकते हैं। हो सकता है कि उसमें 1000 कार्बन हो, 2000 कार्बन हो। ऐसे ही डायमंड बनता है। डायमंड भी बहुत सारे मल्टीपल कार्बन के एक साथ जुड़ने से बनता है। ग्रेफाइट ऐसे ही बनता है, ग्रेफीन ऐसे ही बनता है। तो कार्बन एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो बहुत लंबी, ड्यूरेबल और ऐसी चेन को बना सकता है जो इसमें ब्रांच हो, रिंग्स हो या अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हो। और इन जो कार्बन्स होते हैं इनकी जो काउंटिंग हो सकती है वो थाउजेंड्स तक जा सकती है। मतलब 1000 से ज्यादा कार्बन एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? एक चेन बना सकते हैं। फिर यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्यों कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या यूनिक होता है, इसके 4 कारण हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला है यहां पर हमारा केटेनेशन। तो केटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन से जुड़कर ही एक नया कंपाउंड बना सकता है।
कार्बन कार्बन से जुड़कर ही एक नया कंपाउंड बना सकता है। जैसे यहाँ पर है हमारा इथेन, जहां पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिले हैं जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बना। वहीं पर दूसरा हमारा यहाँ पे इथीन, जिसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड किस किस ने बनाया है? कार्बन कार्बन ने। और ये बहुत ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन रखता है, जो अपने ही तरह के कार्बन से जुड़कर एक नया कंपाउंड बना सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रा कोवेलेंसी। हमने पहले ही इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसके पास कितने एटम खाली होते हैं? 4। कितने होते हैं? इसके दूसरे सब सेल में कितने एटम खाली होते हैं? 4। तो ये चारों एटम को शेयर कर कर क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहां पर एक नया कंपाउंड बनाता है, वो होता है CH4। क्या बनाता है? CH4। तो ये जो दोनों बॉन्ड बनेंगे ये कहलाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों शेयरिंग बॉन्ड करते हैं। यहां पर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स आर नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और कार्बन क्या बनाते हैं? हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। फिर कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड बिकॉज, अब ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वैसे ही कार्बन कभी भी इस तरह के बॉन्ड नहीं बना सकता। उसके कुछ रीजन हैं। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 केटायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 4 खाली होता है। अब ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये क्या करेगा? 4 और इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, पर यहां पर 4 और 4 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ हैंडल कर पाना इसके न्यूक्लियस के बस की बात नहीं होगी। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसके सेल से बाहर निकलना शुरू कर देंगे और वो टूटकर अलग अलग होना लगेंगे। तो इसलिए वो बॉन्ड बना तो पाएगा, केटायन बना तो पाएगा, पर उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस केटायंस, but it requires a large amount of energy to remove 4 electrons। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, इसको गेन करने के लिए एनायन बना लेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी गेन कर सकता है इनको डोनेट कर कर, पर इतने ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी नहीं, क्योंकि 4 एटम को अपने पास से धकेल कर बाहर करना इसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए ये सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ एटम्स को कोवैलेंट के साथ में ही बॉन्ड बनाता है, कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, क्योंकि दोनों ही चीजें कर पाना इसके बस की बात नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। Covalent compounds have low melting point and boiling point as they have weak intermolecular forces। अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, ताकत जो लगेगी वो क्या करेगी? बहुत कम होती है। इसलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए जब हम मीथेन गैस को थोड़ा सा ही गर्म कर दे तो वो क्या करता है? एकदम से जलने लगती है। हमारा जो पेट्रोल होता है उसको जरा सी ही क्या देने की जरूरत पड़ती है? आग दिखाने की या हीट देने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो गर्म होकर जलने लगता है। इसलिए गर्मियों के सीजन में गाड़ियों में आग लग जाती है, क्योंकि वो आसानी से सनलाइट की वजह से क्या करता है? हीट को गेन कर लेता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते, क्योंकि ना इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बिना इन दोनों के कभी भी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या करते हैं? हमेशा नेगेटिव होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर माने जाते हैं। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ये पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है और उससे बनता है वाटर। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर ऑक्सीजन और इनके बीच में 2-2 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है नाइट्रोजन N2,
तो ये जो N2 होता है इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं यहां पे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पॉलीमर्स क्रिएट होते हैं। पॉलीमर मतलब ऐसे बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड को बनाना, जैसे कार्बन का मैंने बताया था ये मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, 1000 में कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इससे एक चेन बना सकता है, उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो प्लास्टिक होता है इसी का एक पॉलीमर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्बन जुड़कर क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, सो इट ऑफन फॉर्म पॉलीमर्स। अब इसके पास में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने साथ ही जुड़कर, दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़कर, इसलिए ये क्या बना सकता है, बहुत सारे पॉलीमर्स बना सकता है। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड monomers which are joined together by covalent bond. Natural polymers include rubber and cellulose. अब यहां पर जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे ये रहा, ऐसे कंटिन्यू बहुत सारे कार्बन से मिलकर क्या बनाएगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं, पॉलीमर। और ये जो एक सिंगल होगा इसे हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं, मोनोमर, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे कार्बन जुड़ रहे हैं, तो इससे ये क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। और जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, छोटे स्मॉलर पार्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है मोनोमर। और इस हमारा जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो होते हैं रबर एंड सेल्यूलोज, जो हम नेचुरली ओकर करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट वगैरह से। फिर आता है हमारा यहां पर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक तरह का फिनोमिना है जहां पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वहां पर क्या चेंज होता है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चरल चेंज होता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन, कंपाउंड सेम टू सेम ही है, हाइड्रोजन की संख्या भी सेम ही है, पर उसने क्या चेंज कर लिया, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर चेंज करने से इन दोनों की प्रॉपर्टीज बदल जाती है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म। जहां पर कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखता है पर प्रॉपर्टीज क्या रखता है, डिफरेंट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बदल गया, इसका स्पेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म बदल गया, इस वजह से स्ट्रक्चर चेंज होने से ये अपनी सिर्फ प्रॉपर्टीज को बदलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या रखता है, सेम टू सेम। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला नाम आता है डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन which means it's made up of carbon atoms arranged in a specific way. Diamond is a crystalline inorganic solid and naturally occurring material. अब यहां पे डायमंड एक तरह का कार्बन का पॉलीमर है, क्योंकि ये कार्बन की एक स्पेशल टेट्राहेड्रल शेप की वजह से बनता है। यहाँ पे कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रल शेप में जुड़ते हैं और वहां पर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो नेचुरली नेचर में मिलता है, नेचर में मिलता है, तो उसे हम कहते हैं डायमंड, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही डायमंड से बना हुआ है। जैसे कि आप इसके फॉर्मूले को देखोगे तो इसमें कोई दूसरे कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बन से ही बन रहा है जो एलोट्रॉप होता है। दिस स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग मेक्स डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। डायमंड्स आर ऑल्सो एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर्स बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या आपस में जो भी चेन बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से
इनको इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। जो डायमंड होता है वो इस दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 4000 से ज्यादा होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जो अचीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं वो भी इतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाते, इसलिए इसे पिघलाना या मेल्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर ये जो होता है ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर ये आसानी से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, इसलिए जो सर्जरी वगैरह होती है उस पर जो नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर इसकी एक छोटी सी लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आसानी से स्किन को काटा जा सके और सर्जरी की जा सके। फिर आता है हमारा ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल तो आप डेली बेसिस पे करते हो। जो पेंसिल होती है उसकी जो नोक होती है उसमें ये ग्रेफाइट पाया जाता है। ये एकदम जो होता है रिंग अरेंजमेंट में होता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है और ये रिंग एक साथ इस पैटर्न में जुड़ी होती है, जिससे क्या बनाती है, ग्रेफाइट बनाती है। ये भी कार्बन का ही एक कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे एलोट्रोप ऑफ कार्बन के रूप में जाना जाता है। इसका अपीयरेंस की बात करूं तो ये ग्रेइश ब्लैक होता है। अब आपके पेंसिल का नुक होता है उसको आप साफ कर देखिएगा, उसका कलर ग्रेइश ब्लैक ही होगा। ये ओपेक सब्सटेंस होता है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। अगर आपने पेंसिल की नुक को देखा होगा तो स्मूथ होती है और उसको टच करते हैं तो वो स्लिपरी जैसी लगती है। कंडक्टिविटी, ये बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर स्टेबिलिटी, ये अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो अगर हम प्योर या बहुत ज़्यादा हाई प्योर ग्रेफाइट होगा तो उसको बर्न करना इजीली मुमकिन नहीं होता है। इवन हाई टेम्परेचर मेकिंग इट यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्टेंट एंड फॉर मेल्टिंग मेटल्स। अब इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में भी किया जा सकता है, क्योंकि इसको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता। ट्रांसफॉर्मेशन, एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर ग्रेफाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायमंड। अब अगर हम ग्रेफाइट को ले लें और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करें तो उस ग्रेफाइट से क्या बनाया जा सकता है, डायमंड बनाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों ही किसके एलोट्रोप है, कार्बन के। लास्ट हमारा है ग्रेफीन, जो एक एलोट्रोप होता है कार्बन का ही और कार्बन से ही बना होता है, पर ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों से ही जुड़ा होता है और ये एकदम स्फेयर शेप या ट्यूब या एलिप्सॉइड टाइप के शेप्स में पाया जाता है, पर जनरली ज्यादातर देखा जाता है कि ये स्फेयर शेप में होता है। ये 5 या 7 कार्बन एटम्स का एक फ्यूजन होता है या मिक्सचर होता है जो रिंग बनाता है, जैसे आप पेंटेन या हेप्टेन कह सकते हैं, सेप्टेन सॉरी। फिर आता है इसके यूजेस की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये थर्मोडायनेमिकली भी बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि ये आसानी से पिघलता नहीं है। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी, फ्लोरीन का यूज नैनो टेक्नोलॉजीज में किया जाता है, जिससे हम पेंट वगैरह, पॉलीमर कंपोजिट और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे जो फ्यूज वगैरह बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से मेल्ट नहीं होता। पेंट वगैरह का भी धूप की वजह से वो खराब ना हो, इसलिए भी इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। फिर मेडिसिन्स में ये एक एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, एंटीवायरल होने की वजह से इसकी बायोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाती है इसका मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जो क्रीम वगैरह हम यूज करते हैं और ऐसे कॉस्मेटिक्स जो फीमेल्स यूज करती है अपनी एज को कम करने के लिए या बनाए रखने के लिए, ताकि उनकी जो स्किन है वो प्रॉपर बनी रहे, ग्लो करती रहे, नॉर्मल यंग दिखती रहे, इसलिए वो फुलेरिन से बने हुए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और फुलेरिन एलोट्रोप होता है कार्बन का। ये तीनों एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और
फुलेरिन। और इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे कार्बन की और भी प्रॉपर्टीज और भी कंपाउंड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है 10th लेक्चर। और उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को एंड करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।